हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज से भरा हुआ है, बिल्कुल बराबर से। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को आखिर तक। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम अभी नहीं ज्वाइन किया है तो इस बात को आप जरूर एश्योर कर लीजिए, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस आती हैं, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में एक फ्री एमसीक्यू का बैच लॉन्च किया है, तो इन सारी चीजों का आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्पेशल कोविड पैकेज लॉन्च किया गया है 20,000 करोड़ का? तो ये राज्य सरकार है केरल सरकार। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ का स्पेशल कोविड पैकेज लॉन्च किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि 20,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ जो है ये फ्री वैक्सीनेशन के लिए आवंटित किए गए हैं। मतलब कहने का, केरल सरकार इस 20,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ का यूज इसलिए करेगी कि केरल के अंदर 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से आपको एक और चीज क्लियर हो गई कि कौन सी राज्य सरकार है जो कि मुफ्त में वैक्सीनेट कर रही है। ये केरल में पिनाराई विजयन की जो अभी नई सरकार आई है, एक बार फिर से इनके द्वारा फैसला लिया गया है। इसी 20,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ इन्होंने आवंटित किए हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए, जिसके तहत ये रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। अब ये साल में 100 से 120 दिन के रोजगार की गारंटी देंगे। और केरल में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बिश्व भूषण हरिचंदन। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जिनके द्वारा सेक पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? यहाँ पर सेक का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो इसको लॉन्च किया गया है सेक पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिनके पास है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत के द्वारा सेक पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया है, इसका मतलब समझो। ये बेसिकली पोर्टल जो वृद्ध जन है, जो कि बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जरूरत की चीजों को यहां पर बेचने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अल्टीमेटली कहने का मतलब, वृद्धों की जरूरत की चीजें आपको इस पोर्टल से मिल जाएंगी। जैसे कि उनकी हाउसिंग से रिलेटेड कोई चीज अगर आपको चाहिए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, या फिर लीगल कोई भी उन्हें गाइडेंस चाहिए, तो भी वृद्ध इस पोर्टल का सहारा ले सकते हैं। और इसमें ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है, इसमें कई सारे स्टार्टअप्स को भी मौका दिया जाएगा। ऐसे स्टार्टअप जो कि बुजुर्गों के लिए अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उन्हीं स्टार्टअप को सेक पोर्टल में मौका दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर के पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, गिरिराज सिंह के पास एनिमल हस्बेंड्री है, ध्यान रखिएगा पशुपालन मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह के पास इस टाइम पे डिफेंस मिनिस्ट्री है। आप लोग मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले साल के सीजीएल में और सीएचएसएल में लगातार ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, आपसे मिनिस्ट्रीज पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल मनाया जाता है 3 जून को, परसों के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस हमेशा रहे कि बाइसिकल हमारी एक ऐसी फ्रेंडली मशीन है जो कि कभी भी हमारे लिए घातक नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आप साइकिल का यूज करते हो तो आपकी हेल्थ भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा और एनवायरनमेंट भी बचेगा। तीनों चीजें आपकी बच रही हैं। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे इसीलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स आने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन है क्या, ये कौन से भारतीय रेसलर हैं जिनका अभी डोप टेस्ट हुआ और ये डोप टेस्ट में फेल हो गए और इनको सस्पेंड कर दिया गया है टोक्यो ओलंपिक्स से मात्र 49 दिन पहले? आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स कब होने वाले हैं? टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं 23 जुलाई से, और ये कब तक चलेंगे? ये 8 अगस्त तक चलेंगे। तो ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुमित मलिक। तो सुमित मलिक का अभी डोप टेस्ट हुआ और ये उसमें फेल हो गए, तो इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एजेंसी के द्वारा बैन कर दिया गया है, फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल अब इसमें 50-50 चांसेस हैं कि ये टोक्यो ओलंपिक्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अभी आप लगभग लगभग मान के चलिए कि मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि
49 डेज केवल बाकी है, और डोप टेस्ट में फेल होने का वो भी कोई भारतीय एजेंसी के द्वारा नहीं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एजेंसी के द्वारा सस्पेंड किया गया है, तो जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगी। एक चीज और, जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, इसमें कितने स्पोर्ट्स हो रहे हैं? इसमें 33 तरीके के खेलों का आयोजन किया जाएगा, 33 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? जाहिर सी बात है टोक्यो में हो रहे हैं। और कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे, और 33 तरीके के खेल यहाँ पर खेले जाएंगे इस बार। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सरे सेतु। एक्सरे सेतु को लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसमें सिर्फ आईआईएससी बेंगलोर का हाथ नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ साथ एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है निरामयी। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं निरामयी। निरामयी भी बेंगलोर की ही एक स्टार्टअप कंपनी है। तो निरामयी और आईआईएससी बेंगलोर ने साथ मिलकर एक्सरे सेतु लॉन्च किया है। अब समझिए एक्सरे सेतु है क्या। इसकी खास बात यह है कि ये आपकी एक्सरे रिपोर्ट से ही सिर्फ बता देगा कि आपको कोविड है या नहीं है। जैसे कि हमारा जो रूरल एरिया है, गांव वगैरह है, वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट अभी भी नहीं हो पा रहा है, ये फैसिलिटी वहां पर अभी नहीं पहुंची है जिससे कोविड की जांच हो सके। तो अगर आपके पास अपनी चेस्ट का एक्सरे है तो आप उससे भी पता लगा सकते हो। एक्सरे सेतु आप में मदद करेगा उस केस में भी। आप समझिए है क्या, जैसे मान लीजिए रूरल डॉक्टर है, इसका पूरा प्रोसीजर समझिए। रूरल डॉक्टर को आप अपना चेस्ट एक्सरे दोगे, ठीक है। रूरल डॉक्टर उसको एक्सरे सेतु के थ्रू स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इसमें एक रोबोट है, ठीक है। रोबोट का मतलब आप समझ रहे हो, चैटबॉट है, ठीक है। चैटबॉट क्या करेगा, उस पूरे एक्सरे को एनालिसिस करेगा, उसकी इमेज को, और एनालिसिस करने के बाद वो अपने मैकेनिज्म पर काम करेगा और आपके चेस्ट एक्सरे पे डिटेक्ट कर लेगा अगर कोई भी वायरस होगा। अगर इसको कोविड यहां पर मिल जाता है तो ये आपकी 2 पेज की फुल रिपोर्ट तैयार करेगा, और उस रिपोर्ट में जो भी रिजल्ट होंगे वो सब लिख के पास कर देगा मैसेज किसको? डॉक्टर को। डॉक्टर प्रिंट आउट उसका निकाल लेंगे और आपको मेडिकल भाषा में समझा देंगे कि आप किस बीमारी से ग्रसित हो। तो ये जो एक्सरे सेतु है ये ग्रामीण एरियाज में बहुत काम आने वाला है जहां पर कोविड टेस्ट की फैसिलिटी अभी भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और निरामयी स्टार्टअप के द्वारा इसको बनाया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज है 5 तारीख, वैसे कल मैंने अनाउंस कर दिया था, आप में से अभी भी कई लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो आज से मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक एमसीक्यू बैच लॉन्च कर रहा हूं। जी हाँ, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास मैं लेने वाला हूं, अगले 7 दिन तक लगातार 7 क्लास मैं लूंगा। 5 और 6 जून को मैं हिस्ट्री की 2 क्लास लूंगा, जिसमें एक क्लास में आपकी बेसिक हिस्ट्री कराऊंगा और एक में एडवांस हिस्ट्री के क्वेश्चन। इसके बाद 7 और 8 तारीख को पॉलिटी की 2 क्लास लूंगा, इसमें भी एक क्लास बेसिक होगी, एक एडवांस होगी। इसके बाद 9 और 10 तारीख को 2 ज्योग्राफी की क्लास लूंगा, एक क्लास बेसिक और एक एडवांस एमसीक्यू। और उसके बाद यहाँ पर एक क्लास में लगा रहा हूँ स्टैटिक जीके की, इसको एक कर लीजिए। 11 तारीख को एक स्टैटिक जीके की क्लास लगेगी जो कि मिसलेनियस होगी। इन सभी क्लासेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक भी लिंक मत छोड़ना। 7 के सातों लिंक पे जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए ताकि जब क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये क्लास कितने टाइम होगी? तो ध्यान रखिए, डेली शाम को 6 बजे होगी, 1 घंटे की क्लास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ बैटिंग हम लोग करेंगे एमसीक्यू की। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान रखना, अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब कहने का आप अनअकैडमी ऐप यूज नहीं करते हो, तो उस केस में आपसे अनलॉक कोड मांगेगा। आपको अनलॉक कोड डालना है वरुण 777, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे ही ये कोड डालोगे आपकी क्लास खुल जाएगी। ध्यान रखिए, ये कोड डालने पर ही आपकी क्लास खुलेगी। तो ये 7 में से एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे बैच बहुत कम मैं लॉन्च करता हूं, अगर लॉन्च किया है तो आप फायदा ले लो, अदरवाइज दूसरा कोई व्यक्ति फायदा लेकर चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप जिस चीज का फायदा नहीं ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया उसका फायदा नहीं ले रही है। अगर आप गर्मी में नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी में कोई और नहीं पढ़ रहा होगा। कोई व्यक्ति बिना पंखे बिना एसी के गर्मी में जूझ रहा है, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, भले ही आप मत पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फैसिलिटी आपको मिल रही है, अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, 7 की 7 क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में व्हाट्सएप के द्वारा भारत में
शिकायत अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीवियंस ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो व्हाट्सएप जो कि फेसबुक की ही सब्सिडरी है, या आप बोल सकते हो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, जिसके द्वारा भारत में ग्रीवियंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है परेश बी लाल। क्या नाम है? परेश बी लाल। आपको पता है फेसबुक ने व्हाट्सएप को कब खरीदा था? साल 2014 में फेसबुक ने इसको खरीदा था, और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक के ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और पिछले कुछ टाइम में करंट अफेयर में मैंने आपको बताया हुआ है कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कई बार शिकायत करी हुई है, व्हाट्सएप को कई बार बोला हुआ है कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसीज को वापस ले भारत में। भारत सरकार व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज से खुश नहीं है, इस वजह से व्हाट्सएप के द्वारा एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टीचर्स इन विच स्टेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राब्ता मुहिम। अभी हाल ही में राब्ता मुहिम का समापन किया गया कौन से राज्य के अंदर सरकारी टीचर्स के द्वारा? तो राब्ता मुहिम चलाई जा रही थी पंजाब के अंदर सरकारी टीचरों के द्वारा। अब समझिए राब्ता मुहिम है क्या। पंजाब के अंदर जितने भी सरकारी टीचर हैं, ये राब्ता मुहिम पिछले कुछ टाइम से चल रही थी, और इसके तहत उन सभी बच्चों के पेरेंट्स से मिले जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे। क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं, तो पेरेंट्स से मिलने का मेन मोटो यहाँ पर यह था कि उनको आश्वस्त करना कि जैसे ही कंडीशन ठीक होगी आपके बच्चों को वापस स्कूल बुलाया जाएगा, और टेंशन ना लीजिए। साथ में उन्हें इस बात के लिए भी मोटिवेट करना, एनकरेज करना कि वो बच्चों की पढ़ाई का घर पर ध्यान रखें, केवल बच्चे खेलते ही ना रहें। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर एक लंबे टेन्योर के बाद जब बच्चे स्कूल में आए तो वो अपना पूरा सिलेबस भूल चुके हों। तो एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन था जो कि पेरेंट्स के लिए चलाया गया था राब्ता मुहिम के नाम से। ठीक है, तो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा इसको चलाया गया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर कौन है यहाँ पर? वीपी बदनौर। साथ में यहाँ पर पेरेंट्स को ये भी बताया कि उनके बच्चों का जो एजुकेशन स्टेटस है वो क्या है, उसका मन लगता है कि नहीं लगता है, और पढ़ाई में अगर तेज है तो उसे अप्रिशिएट किया गया है, और कोविड पैंडेमिक कितना सेंसिटिव है, बच्चों का भी ध्यान रखें। सारी चीजें पेरेंट्स से मिलकर यहाँ पर आपस में बातचीत करी गई है, जिसको बोला गया है राब्ता मुहिम। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में $2.5 मिलियन का एक लोन पैक्ट साइन किया है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? और ये जो $2.5 मिलियन का भारत ने लोन लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इसका यूज किया जाएगा सिक्किम के अंदर रोड्स को अपग्रेड करने के लिए। तो सिक्किम के अंदर रोड बनाने के लिए भारत ने $2.5 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किससे? एडीबी से। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, और एआईआईबी का हेडक्वार्टर बीजिंग। आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, और एआईआईबी के प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन। क्या नाम है? जिन लिकिन। आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 68 मेंबर कंट्रीज हैं इस टाइम पे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एडीबी में अभी कुछ टाइम पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए थे? ये भारतीय मूल के हैं, अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। अशोक लवासा भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे, और उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक में वीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में रेड टूरिज्म को प्रमोट किया गया? यह देश है चाइना। चाइना ने रेड टूरिज्म को प्रमोट किया। अब समझिए इसका मेन मोटो क्या है। वैसे ये जो रेड टूरिज्म है, इसको चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहली बार 2004 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद बीच बीच में चाइना गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती रहती है। तो अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही चाइना ने इसको प्रमोट किया है फिर। अब इसको प्रमोट क्यों करता है? रेड टूरिज्म को प्रमोट करने का मोटो क्या है चाइना का? इसका मेन मोटो है कि हिस्टोरिकल और कल्चरल प्लेसेस जो है चाइना में, उनको प्रमोट करना। और साथ में इसका एक और मोटो है कि जो चाइनीज लोग हैं उनके मन में कभी भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस या कल्चरल प्लेसेस को लेकर कोई भी मंशा इस तरीके की ना आए। हमेशा वो अपने आप को कल्चर से जुड़ा हुआ ही देखें। मतलब कहने का एक मोटो ये भी है कि जो चाइनीज लोग हैं वो अपनी सभ्यता और कल्चर से जुड़े रहें, इस वजह से भी इसको प्रमोट किया जाता है।
ध्यान रखिए, रेड टूरिज्म को प्रमोट करने के पीछे बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करी जाती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस या कल्चरल प्लेसेस पर जाने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा, या फिर फ्लाइट की टिकट में डिस्काउंट दे दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह में अगर टिकट लगती है तो टिकट में डिस्काउंट दे दिया जाएगा, किसी और जगह पर सब्सिडी दे दी जाएगी। अल्टीमेटली सरकार एक तरीके से लोगों को प्रमोट करती है कि आप घूम कर आइए अपने ऐतिहासिक जगहों को, ताकि आपको अपना इतिहास भी ध्यान रहे और कल्चर भी ध्यान रहे। और चाइना में किसकी सरकार है? यहाँ पर शी जिनपिंग की सरकार है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया कि ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे कौन से साल तक? एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया कि ये 2032 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। अब देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसके तहत कई सारी चीजें ट्रैक पर लाई जाती है, मतलब कहने का टारगेट पर ली जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि सेविंग वाटर, पानी को बचाएंगे ये, मतलब अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एचडीएफसी बैंक में ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि पानी का कहीं ना कहीं मिस यूज ना हो। और दूसरी चीज, पेपरलेस वर्क पर ध्यान देंगे, कम से कम पेपर का यूज किया जाए जिससे एनवायरमेंट हार्म ना हो, पेड़ों को काटने की जरूरत ना पड़े। और तीसरी चीज, लो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी का कम से कम यूज करना। तो इन सब चीजों के चलते, या फिर आप बोल सकते हो इन सभी पॉइंट्स पर जब आप ध्यान देते हो, तब जाकर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को कार्बन न्यूट्रल बना पाते हो, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होनी चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक टारगेट लेकर चल रहा है 2032 तक का, कि पूरे तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में कंप्लीटली बैन कर दिया है इन्वेस्टिंग इन चाइनीज टेक एंड डिफेंस फर्म? मतलब कहने का कि ये कौन सा देश है जो कि बहुत जल्द ऐसा करने जा रहा है अपने देश में कि अब इस देश के लोग किसी भी चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी में और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यह है अमेरिका। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक बिल पास किया गया है। इस बिल के तहत अब अमेरिका में कानून बनने जा रहा है कि कोई भी आगे चलकर चाइना में किसी टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर डिफेंस फर्म में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि आने वाले अगस्त के महीने से ये कानून अमेरिका में अप्लाई हो जाएगा। बाय द वे, आपको एक फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो बिल है, इस बिल को पहले लाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तो सरकार रही नहीं, तो जे बिडेन की सरकार ने इस बिल को अभी प्रोसीड कर दिया है। और आप लोगों को पता ही है ना, चाइना और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर बहुत पहले से चल रहा है। और यहाँ पर जे बिडेन की सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि साल 2027 और 2031 में जो होने वाला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? ध्यान रखिए, अभी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। कितनी? 10 टीमें। लेकिन अब अनाउंस कर दिया गया है कि 2027 और 2031 के वर्ल्ड कप में इनको बढ़ाकर 14 टीम कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि 2027 और 2031 में 14 टीमें खेलेंगी टोटल। इनको दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा, 7-7 टीमों के ग्रुप में। यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, आईसीसी ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें अब से 20 टीमें खेलेंगी। कितनी? 20 टीमें। और कौन कौन से वर्ल्ड कप में ये चीज अप्लाई होने जा रही है? 2024, 2026, 2028 और 2030। इन 4 T20 वर्ल्ड कप के लिए 20-20 टीमें खेलेंगी। और 2027 और 2031 का जो आपका मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसमें 14-14 टीमें खेलेंगी। तो 4 टीमें बेसिकली इसमें बढ़ा दी गई हैं, 10 से 14 कर दी गई हैं। एक और मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले, करीब 2 महीने पहले, करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था कि बीसीसीआई ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि आईपीएल में भी अगले साल से टीमें बढ़ाई जा रही हैं। आईपीएल में अभी 8 टीमें खेलती हैं। 2022 से आईपीएल में कितनी टीमें खेलेंगी? 10 टीमें खेलेंगी। कंफ्यूज मत होइए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। 2027 और 2031 के वर्ल्ड कप में 10 से टीमों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई है, तो 14 टीमें खेलेंगी। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2024, 26, 28 और 30 इन सभी में
20-20 टीमें खेलेंगी और आईपीएल में अगले साल से 10 टीमें खेलेंगी, जो कि अभी 8 टीमें खेलती हैं। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। बीसीसीआई की स्थापना करी गई है 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है इस टाइम पे? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो लोग हैं, इनका नाम क्या है? एक का नाम है एलेक नोवित्स्की और दूसरे का नाम है योटर डुब्रो। तो एलेक और योटर डुब्रो, इन दोनों ने अभी 7 घंटे की स्पेस वॉक करी है। ये कौन से देश से ये दोनों बिलोंग करते हैं? ये दोनों एस्ट्रोनॉट बिलोंग करते हैं रशिया से। रशिया की रोसकॉस्मोस के द्वारा इनको भेजा गया था स्पेस वॉक पे। अब ये वहां पर क्या करने गए थे? ये वहां पर अपनी सैटेलाइट्स की बैटरी बदलने गए थे। ओके, तो इन बैटरीज को बदलने में अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि हर कंट्री अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजता रहता है हर एक सर्टेन टाइम के बाद सैटेलाइट्स की बैटरीज को चेंज करने के लिए, क्योंकि हर एक कुछ सालों के बाद, 3 से 4 सालों के बाद इनकी बैटरीज चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो अगर एग्जैक्टली बात करी जाए तो दोनों एस्ट्रोनॉट 7 घंटे 19 मिनट तक रहे हैं स्पेस में। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईएनएस सांध्यक, अभी हाल ही में ये जो इंडियन नेवल शिप सांध्यक है, इसको डीकमीशन कर दिया गया। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये रिटायर हो गया। कहां से रिटायर हुआ है? ये रिटायर हुआ विशाखापत्तनम से कल के दिन। आईएनएस सांध्यक की अगर बात करें तो इसको कमीशन किया गया था 1981 में और आज चल रहा है 2021। पूरे 40 साल इंडियन नेवी में अपनी सर्विसेज देने के बाद ये शिप रिटायर हो गया कल के दिन। इसको बनाया गया था जीआरएसई के द्वारा। जीआरएसई का मतलब समझते हैं ना? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। इसकी स्थापना कलकत्ता में करी गई थी और इसके द्वारा ये जो आईएनएस सांध्यक बनाया गया था, आईएनएस सांध्यक की खास बात पता है क्या थी? इसकी खास बात थी, ये डीप वाटर सर्वे शिप था, मतलब गहरे पानी में जाके सर्वे करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो अब ये डीकमीशन हो गया। और विशाखापत्तनम इंडियन नेवी की सबसे बड़ी ईस्टर्न कमांड है। इस टाइम पर एडमिरल कौन है? ये है करमवीर सिंह। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में गिफ्ट नाम का थिंक टैंक अपना बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है? ये है गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार। देखिए, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास करके, जैसे नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है ना, उसी तरीके से इन्होंने अपने राज्य का थिंक टैंक बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है? गिफ्ट। यहाँ पर गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोला जाता है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरीके से केंद्र सरकार की सारी पॉलिसी मेकिंग, जितनी भी नीतियां होती हैं, वो सब नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है, उसी तरीके से गोवा राज्य सरकार की अब जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होगी, सब गिफ्ट के तहत बनाई जाएंगी। एक चीज और, ये जो गिफ्ट है ये नीति आयोग के अंडर में ही काम करेगा। यहाँ पर प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर कौन? भगत सिंह कोश्यारी। अगर बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत कोई भी राज्य अपना थिंक टैंक बना सकता है? आर्टिकल 309 इस चीज को सेटिस्फाई करता है। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इसी के तहत गोवा ने नए थिंक टैंक को जन्म दिया है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में, इनका नाम है इशाक हेर्जोग। ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इशाक हेर्जोग नए राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। ये कौन से राष्ट्रपति बने हैं? ये 11वें प्रेसिडेंट अभी हाल ही में इलेक्ट किए गए हैं इजराइल के। इजराइल में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। और आपको पता है बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के कौन से प्रधानमंत्री हैं? ये इजराइल के 18वें प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिए, वैसे तो बेंजामिन नेतान्याहू 5वीं बार अपना कार्यकाल सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए टर्म्स की, तो टर्म्स में 18वां टर्म इस टाइम पर सर्व किया जा रहा है इजराइल में प्रधानमंत्री का। तो एक तरीके से देखा जाए तो 18वें प्रधानमंत्री है। और ये जिनका नाम है इशाक हेर्जोग, ये 11वें राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, चिली की कैपिटल है सैंटियागो, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे।
फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी, और अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट कोड वरुण 777 का आप यूज कर सकते हो। स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, यूपीएससी, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस डिस्काउंट कोड से, और जो भी ऑफर चल रहे हैं सारे ऑफर और साथ में 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आज की बात यहीं तक, आपका दिन मंगलमय हो।